हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए मैंने जो सीरीज चलाया है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के लिए जीके जीएस का, उसका ये चौथा वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो डाल दिया है और इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हो, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हो ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आप एक एक वीडियो को लास्ट तक देखना यार। गजब का क्वेश्चन मैंने सेट किया है और इस क्वेश्चन का लेवल आप मुझसे मत पूछो, आप एग्ज़ाम में जाना, एग्ज़ाम से आना, फिर आप मुझे बताना। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन का लेवल है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इससे आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। हाँ, और मैं क्वेश्चन बहुत ही कम ला रहा हूँ, 15 16 17 क्वेश्चन ही ला रहा हूँ। बट इसके इर्द गिर्द जो भी एग्जामिनेशन में पूछने वाले जो मेन मेन फैक्ट होते हैं उसको मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखिए। आप लोग जो यूट्यूब पर इधर उधर वीडियो देखते हो ना, उसमें जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट, जो बुक मार्केट में बहुत सारी बुक लॉन्च हुई है उसका प्रैक्टिस सेट ले आकर के करवा दिया जा रहा है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका टाइम जा रहा है। उससे कम टाइम में आप उस बुक को प्रैक्टिस सेट के रूप में, आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हो। ये वीडियो कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको हर बुक में देखने को नहीं मिलेगा, बट ये एग्जामिनेशन में रियली आपको मिलेगा, क्योंकि ये पूरे समुद्र से तराशा गया हीरा है, ऐसे मानो। सो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का एक मोटिवेशनल क्विट्स है और कुछ आज का ये है कि जीवन ना कल में है। सच बता रहा हूँ, जीवन ना कल में है और ना आज में है, जीवन इसी पल में है। जो अभी मुझे देख रहे हो, इसको कितना कंसंट्रेट होकर के देख रहे हो, यही रिजल्ट आपको देगा, यही आपको आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर के लिए आउटपुट देगा। तो जीवन इसी पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। इस पल में जो अनुभव आपको मिलेगा मेरी बातों से, मेरे साउंड से, हाँ, अच्छा या बुरा, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। आपके अनुभव है और ही आपके जीवन का एक अलग विस्तारित रूप या अलग एक संकुचित रूप देने में काम करता है। ये हमारे लॉर्ड कृष्णा, जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, उनके द्वारा कहा गया है। सो चलिए, हम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस देख लिया है। ये क्वेश्चन मैं सप्ताह में एक दिन पूरा का रिवीजन करूँगा, ठीक है, ताकि ये आप सभी भूल ना पाए, आप लोगों को नोट करने की ज़रूरत ना हो। इसका PDF हो सके तो मैं दे दूँगा आप लोगों को। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, कहाँ गया? मैंने यहाँ तक कर लिया था शायद, ये सब चीज़ें कर लिया था। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। 42 43 44 45 46 47 48। हाँ, ये मैंने दिया था आप लोगों को टास्क के रूप में। जो लोग लास्ट तक रहते हैं उनको पता होगा कि मैं लास्ट में एक देता हूँ कि आप लोग कहीं से भी इसे करके और कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि मेरे द्वारा जो बताया जाता है, जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसमें किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है। ये तो श्योर है कि 100% परफेक्ट नहीं है, बट आप मुझे 10 में से कितना मार्क्स दोगे वो मुझे बताना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग क्या हूँ, मैं ये करना, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, जहाँ अभी मैं हूँ वहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में सब नहीं पढ़ा पाता है, सब कुछ बोलना कुछ और होता है, बोला कुछ और जाता है, ठीक है। बहुत ही मेंटेन करके, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के वीडियो बनाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये था, लास्ट मैंने जो आप लोगों को टास्क के रूप में दिया था। मिस इंडिया 2023 के रूप में बिहार के किस महिला को चुना गया है? मतलब 2023 में मिस इंडिया कौन बनी है बिहार से? तो आप सभी ने राइट आंसर दिया था, बिल्कुल रोहिणी झा होगी, ठीक है, रोहिणी झा, ठीक है। मैथिली ठाकुर को बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, जो होता है आइकॉन बनाया जाता है, ताकि इससे लोग अवेयर हो सके, वोट देने में, मतदान देने में रुचि दिखा सके। इसलिए जो भी पॉपुलर होते हैं सोशल मीडिया पे खास करके, उसको आइकॉन बनाया जाता है। सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के गॉड माने जाते हैं, उनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य का नेशनल जो राज्य आइकॉन है वो मैथिली ठाकुर को बनाया गया बिहार के। और बता दूं, सचिन तेंदुलकर जी का नाम आया तो मैं सचिन तेंदुलकर को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, उनका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूं, भले उनका क्रिकेट खेलने हुए मैं नहीं देखा हूं। हाँ, सचिन तेंदुलकर जी का जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे इनकी प्रतिमा बनाई गई है, इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप लोग को, वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है वहाँ पर। आज का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 49 से। झूठा सच नामक पुस्तक का लेखक कौन है? झूठा सच, झूठा सच भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। और झूठा सच नामक जो पुस्तक है, उपन्यास है खास करके, ये हमारे हिंदी साहित्यकार यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। ये झूठा सच जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिसे पाकिस्तान बना था और भारत से कट करके बना था। तो भारत विभाजन पे बहुत ही मार्मिक तरीके से आप इसे पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें झूठे झूठे सच को और सच को झूठ में तब्दील कर, मतलब जो रियलिटी था अंदर की, जो भी
इतनी तरीके के दंगे फसाद हुए थे विभाजन के समय में, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ हो गए थे, बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, वो सब चीज़ें इस बुक में इंक्लूड है। झूठा सच नामक पुस्तक के लेखक यशपाल जी है। कौन है? जो कि बहुत ही विख्यात हिंदी साहित्य के लेखक है, यशपाल। ठीक है, देखो एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे हर वीडियो में मेरा कि आपको जो एक्सटर्नल आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। मैं ऐसे कॉलोनी में हूँ ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा, मत पूछो कितना आबादी है। एक मंडी की तरह है तो मोहल्ला, बट मैनेज करना पड़ता है, आप लोग भी मैनेज कीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा वॉइस आता है, इसलिए मैं शाम को नहीं तो मॉर्निंग को वीडियो बनाता हूँ। चलो, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? जो हमारा मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है, वो कहाँ से होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मध्यायन, प्रधान मध्यायन रेखा। देशांतर और अक्षांश आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और ये जो है सो हमारा अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम जो निर्धारित होता है वो प्रधान मध्यायन रेखा से होता है। हाँ, प्रधान मध्यायन रेखा से होता है। जो प्रधान देशांतर रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा कहते हैं। ग्रीनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंग्लैंड का एक शहर का नाम है ग्रीनविच, जो कि मेन जो है हमारा 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो ग्रीनविच स्थित जो रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के ये गुजरता है एकदम, और 0 अंश देशांतर पर स्थित है। और यहीं से क्या होता है कि मानक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है यहीं से निर्धारित होता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो है इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है हमारा वो निर्धारित होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पे पड़ता है, ग्रीनविच में पड़ता है इंग्लैंड में। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो हमारा जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। 7 राज्य मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे 2 4 5 याद होगा, बाकी आप लोग बता दीजिएगा। एक यूनाइटेड किंगडम है ही। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 3 स्टेट आते हैं। कौन कौन स्टेट आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से जाकर के बताना है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में 3 स्टेट आते हैं, 3 कंट्री आते हैं। उसके बाद फ्रांस से, स्पेन से, माली से, अल्जीरिया से, बुर्किना फासो से, और एक है घाना, और एक और कोई है ऐसे करके टोनो या टोगो करके है। इस 7 राज्यों से होकर के, 7 देशों से होकर के प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, औसत दूरी की बात हुई है, एक होती है औसत दूरी, एक होती है न्यूनतम दूरी। एक न्यूनतम दूरी होती है और एक होती है अधिकतम दूरी। ठीक, अधिकतम और न्यूनतम सबको मिलाकर के औसत बनता है। तो जो हमारा औसत दूरी है, किसकी बीच की औसत दूरी को हम लोग एक खगोलीय इकाई से जानते हैं। तो ये बहुत ईजी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको एक खगोलीय इकाई से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं बोल देता हूँ। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है इसे अपसौर की घटना कहते हैं, जो कि प्रति वर्ष 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर की घटना कहते हैं, जो 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, एक बीच में औसत होता है, एक बहुत ही नज़दीक जाता है और एक बहुत ही दूर चला जाता है। तो सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है इसके बीच के, इसको उपसौर की घटना कहते हैं। और ये 3 जनवरी को होता है, जिस दिन काफ़ी ठंडा पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ठंड होती है उस दिन। और 4 जुलाई जिस दिन अपसौर की घटना होती है, जो अधिकतम दूरी होती है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि भूमध्य सागर के निकट चला जाता है पृथ्वी उस समय। तो ये आपको याद रखना है। और ये याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 14 करोड़ 97 लाख 95,000 समथिंग 95,900, ठीक है, किलोमीटर के आसपास है। इसको अगर ऑप्शन में ऐसे तो नहीं रहेगा, आपको रहेगा 14.98 करोड़, 14.98 करोड़ यह औसत दूरी है। ठीक है, और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ है और न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और आप लोग हो सके तो इसको डिकोड कर करके लिखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। अगला है जियोडेसी।
जियोडेसी वह विज्ञान है, जियोडेसी कौन सा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ को मापने का काम करते हैं। तो इस चारों में से आपको बताना है, स्थलीय चट्टान की डेटिंग को मापते हैं, पृथ्वी के आयाम जो भी होता है उसको मापते हैं, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन को मापते हैं, या क्रस्ट परिवर्तन की रिकॉर्डिंग। क्रस्ट क्या होता है आपको पता होगा, भूपर्पट्टी पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आपको बताना है कि किसको मापने में जियोडेसी विज्ञान का यूज होता है, जियोडेसी विज्ञान। और आप लोग एक और बात बता दो, आप लोग को जितने आप लोग का सही होगा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मुझे पता है बस 2-4 लोग ही हैं जो बताएंगे, बाकी लोग तो बस देखते हैं चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मुझे पता है कि मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने में, टाइप करने में, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल देख करके क्वेश्चन सेट करने में, और फिर वीडियो बना करके अपलोड करने में। मैं ही जानता हूँ, आप लोगों को नहीं बताऊँगा। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुण को क्या करता है कि मापने का काम करता है, ठीक है, या पृथ्वी के ज्यामितीय आकार को मापता है, या अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो अभिविन्यास होता है, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, इसको मापता है, ठीक है, इसको, और साथ ही साथ ये पृथ्वी का और सारे गुणों का अध्ययन करता है। इसलिए जियोडेसी पृथ्वी के आयाम की, पृथ्वी के सभी आयामों की माप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है जियोडेसी पृथ्वी के आयाम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किस तत्व का यूज प्रचुरता ज़्यादा होता है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा, ठीक है, तीन भागों में डिवाइड है, ठीक है। सबसे आंतरिक भाग जो है ये जो है क्रस्ट है, जिसे हम लोग भूपर्पट्टी बोलते हैं, ठीक है, ये क्रस्ट है, यह मेंटल है, ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना, ठीक है, मेंटल है, और ये कोर है, ठीक है, ये कोर है। इस तीनों का अपना अपना एक स्टैंडर्ड ऊंचाई है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक भाग है वो मैक्सिमम निफे उसमें मैक्सिमम निफे है, और उस निफे का जो निर्माण है वो निकेल और फेरम, निकेल और लोहा आप कह सकते हैं, निकेल और फेरम पाया जाता है। बहुत ही विभिन्न क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निचले भाग में मैक्सिमम 99% निकेल और फेरम पाया जाता है, बाकी 1% और सारे अयस्क पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह को आपको पता होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद 2-3 और है जो आता है, ठीक है। इस हिसाब से पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास कितना है सो आपको बताना है। तो व्यास इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा सो ही होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति का जो व्यास है वो 14,298, ठीक है, किलोमीटर, 14,298 है, ठीक है, 14,298। उसका बृहस्पति शनि का 12 लाख, ठीक है, 536, 1,20,536 है, और 5,11,17,10 है, और 51,118 जो है आपका अरुण का है, और 49,528 जो है वो वरुण का है। तो इस चारों का व्यास, क्योंकि यही चारों जो है सबसे पहले अगर हम करें बढ़ते क्रम में तो ये ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति 1,42,984, उसके बाद 1,20,536 शनि का, 51,118 अरुण का, और 49,528 वरुण का है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का व्यास ये है। देखिए मैं वीडियो बनाने से पहले क्या करता हूँ, 12 घंटे पहले अपडेट कर दूंगा आप लोगों को कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम आप लोग चेक करते रहिएगा, और आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ के आइएगा, देन ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तो आपका मोटिवेशन लेवल अलग रहेगा, और बहुत ही आप लोगों को अलग तरीके से मज़ा आएगा आप लोग को ये क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, सबसे कम। तो मैं बता दूं, घनत्व सबका घनत्व को हम लोग किस में मापते हैं, डेंसिटी को किस में मापते हैं, kg/m3, kg/m3 में, ठीक है। तो इसका ऐसे मात्रक भी यही हो जाएगा। तो देखो सबसे जो कम घनत्व है, सबसे कम घनत्व है वो शनि ग्रह का है। किसका है, शनि ग्रह का, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, आपको पता ही होना चाहिए। पृथ्वी का घनत्व है 5514 kg/m3, ठीक है, पर मीटर क्यूब। आपको यह ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि शनि का जो घनत्व है वो कितना है, ठीक है। बस 100 में होगा, 100 में ही होगा, ठीक है। 500 से 600 नहीं, 500 से 700 के बीच में लाई करता है। आपको बताना है कि
कितना घनत्व है, आप लोग सर्च करना कहीं से या देख के बताना। अगला क्वेश्चन हम कर रहा हूँ, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श बननी थी। ये हमारा पॉलिटी का है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पॉलिटी से मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें बननी थी? कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत के संविधान में आपको पता होगा डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और इसका ये जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, टोटल 15, और इसी में राज्य की जो भी कल्याणकारी नीति है इसी आर्टिकल में बढ़नी थी, इसी आर्टिकल के बीच में, ठीक है। 36 से 51 तक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, और यही एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित है और इसे ही माना जाता है संविधान में, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, आप लोगों को पता होना चाहिए 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर जो थी हमारी वो इंदिरा गांधी थी। और ये जो 42वां संविधान संशोधन था ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आदेश पे ही लाया ये संशोधन हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग देख लीजिएगा, हाँ यही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ही होना चाहिए, हाँ। चलिए, इन्होंने ही चैलेंज किया था। तो 42वां संविधान संशोधन में 10 आचार आदेशों, आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो था भाग 4 का, क्योंकि भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, भाग 4 के क ऐड किया गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको ऐड किया गया था, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, तो इसको आपको याद रखना। 4 का में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया था, और उसको हम लोग मौलिक कर्तव्य के नाम से, जो हमारा आचार आदेश है 10 आचार आदेश, उसको मौलिक कर्तव्य भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछता है, ठीक है। अगला, नागरिकता कानून कब पारित किया गया? ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। नागरिकता कानून कब पारित किया गया है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, जिसको लेकर के काफ़ी हो हंगामा हो रहा था। तो आपको बताना है इस चारों में से कौन होगा, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। ये होगा 11 दिसंबर 2019 को ही ये नागरिकता संशोधन जो बिल था वो कानून बन गया था, 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को। चलिए, इसको याद रखिएगा आप। आगे चलिए, इसको याद रखना है आपको। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन, देखिए हमारे जो लोकसभा सीट का जो आवंटन किया गया है वो पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। तो किस जनगणना में पॉपुलेशन की गणना कब होती है? जनगणना में, प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। तो किस जनगणना के बेस पे जो अभी हमारे पूरे देश में जो लोकसभा का सीट आवंटित किया गया वो किस जनगणना के बेस पे है, जिसे अब मुझे लगता है कि जो ये नेक्स्ट विधानसभा है, लोकसभा है, इसमें बदल दिया जाएगा और ये हमें लगता है 1981 या 2001 के जनगणना के बेस पे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको 1971 की जनगणना पर आधारित ही सीटों का आवंटन अभी तक है, ठीक है। 1971 की जनगणना पर बेस्ड ही लोकसभा का जो अभी तक का सीट है वो है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब ये बदलेगा तो करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो उससे मैं आप सभी को अपडेट जरूर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्यों की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? मतलब विधानसभा सीट की संख्या की बातें हो रही है कि किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट। तो सबसे ज़्यादा सीट इसी ऑप्शन में से आपको बताना है। वैसे तो हमारा आप सभी को पता है कि यूपी होगा, यूपी में 403 सीट, टोटल विधानसभा का जो सीट है 403 है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 60 है, ठीक है, मणिपुर में भी शायद 60 ही है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, और बिहार में सबको पता होना चाहिए 243 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वैसे यूपी रहता तो यूपी होता, ठीक है। बिहार में 243 वर्तमान में विधानसभा की सीटें हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लेता हूँ किसी का कमेंट आया है, फैक्ट्री 62 एक मोटिवेशन है जो कितने भी कठिन। अच्छा, ये किसी ने बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसको मैं रिप्लाई दूँ, ठीक है।
लेकिन ये चीज़ें हैं कि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ये मेरे अंदर की एक खूबियाँ है, पता नहीं क्या है, मेरे अंदर की कमी कहो या खूबी कहो। चलो 2023 में आयोजित G20 सम्मेलन में किसे नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत में हुआ जो भारत मंडपम है, G20 का सम्मेलन जो क्या कहते हैं प्रगति मैदान है, वहीं पे एक भारत मंडपम ही है, जहाँ पे इस बार G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें एक नए देश को शामिल किया गया है, और वो देश है, आपको पता होना चाहिए, यूरोपीय संघ है। ठीक है, यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं आपको बताना है। यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं। यूरोपीय संघ G20 का सदस्य बन चुका है, नरेंद्र मोदी जी इनको आधिकारिक रूप से शामिल कर चुके हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखना है आप लोगों को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स, राइनो गेंडा संरक्षण के लिए, देखिए लायन टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। उसके बाद अब गेंडा को संरक्षित रखने के लिए गेंडा की प्रजाति को विलुप्त ना हो, उसे बचा कर रखने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और इसकी घोषणा हाल ही में हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार या बिहार सरकार किसने की है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए, मुझे पता है आप लोग को नहीं पता होगा, सॉरी आप लोग को पता होगा, बिहार होगा। ठीक है, बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। चलिए आगे, ये 63 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में ISSF, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग क्या है ISSF, इसका फुल फॉर्म बताना यार, मुझे याद ही नहीं, मतलब भूल गया हूँ। इंटरनेशनल शूटिंग ऐसे फेडरेशन करके है इंटरनेशनल शूटिंग, यार याद नहीं हो रहा है, मतलब याद है अभी याद नहीं आ रहा है। विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है ये आपको याद रखना है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 का जो खेल है ये अजरबैजान के बाकू में हुआ है। कहाँ? अजरबैजान के बाकू शहर है, वहीं पर आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें भारत टोटल 14 पदक जीता है, ये याद रखिएगा, ये सब याद रखना है आपको। भारत टोटल 14 पदक जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण पदक है, और उसके बाद बाकी जो भी है सो कांस्य पदक है, 6 और 8। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक है इसमें, बाकी 8 और सारे पदक होंगे। 6 स्वर्ण पदक मुझे याद है, और टोटल 14 पदक मुझे याद है। अजरबैजान के बाकू में हुआ है, ये मुझे याद है। ठीक है, और इसमें जो शूटिंग में है, शूटर जो शूटिंग है, इसमें मनप्रीत सिंह गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, ये क्वेश्चन, ये रे यार, अरे ये क्या है, ऐसे क्यों अब हुआ। हाल ही में संपन्न मलाबार अभ्यास का 27वां संस्करण, 1 नहीं होगा, 27वां संस्करण में कौन कौन देश भाग लिया है? तो ये मलाबार के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। इसको लेकर के रूस के बीच में तनाव बना रहता है, और इस बार जो 2023 में अभी संपन्न हुआ है मलाबार सैनिक अभ्यास, ये नौसैनिक अभ्यास है, और ये पहली बार प्रशांत महासागर में तो ये होता ही था, ये हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पे किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में के आसपास में किया गया है। ठीक है, इसमें क्वाड के जो देश है वही देश शामिल होंगे। आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन ऐसे 4 देश हैं जो इस अभ्यास में भाग लेते हैं। और ये मलाबार जो नौसैनिक अभ्यास है, ये कब से शुरू हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, मलाबार नौसैनिक अभ्यास में बार बार टूट फूट होते रहा है। हाँ, तो इसको आप लोग बताइएगा। ये भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से, भारत के नौसैनिक और भारत के समुद्र में भारत के पकड़ के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, और क्योंकि मेरे बहुत सारे विरोधी जो लोग हैं, जो मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, हाँ, वो लोग भी मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं, इस बात की खुशी मुझे है। और दूसरी बात, मेरे चाहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारे ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है, और जो लोग मतलब अच्छे से विश्वास करते हैं, एक विश्वास होता है, एक अच्छे से विश्वास करना होता है, और जो मेरे रग रग से परिचित है वो लोग लास्ट तक देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं।
अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी देते हैं। लेकिन जो विरोधी होते हैं वे कमेंट नहीं करते हैं, वो लाइक की जगह पे डिसलाइक करते हैं, ठीक है। कमेंट करने की जगह पे वे रिपोर्ट कर देते हैं मेरे वीडियो को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यार, आप ही लोग से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और मैं आगे बढ़ने का और चेष्टा करता हूँ। तो 2-4 और विरोधी मुझे हो जाए, मुझे विरोधी बहुत ही पसंद है, उससे कहीं अच्छा मुझे पसंद है जो मुझे चाहने वाले लोग हैं। लेकिन विरोधी भी होना ज़रूरी है लाइफ में, नहीं तो आप आगे जहाँ तक बढ़ने वाले होते हैं उससे कई कदम पीछे रह जाते हो। तो विरोधी का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पढ़ाई में बदलिए अपना गियर, ठीक है। अपने गियर को और बदलते जाना है टाइम टू टाइम, जैसे ही समय आपके नज़दीक आते जा रहा है। मैं आपके हर कदम कदम पे, हर रग रग पे आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक पूछिए यार, शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। फ्रेंडली होकर के जो काम करना होता है वो सबसे बेहतर होता है। हाँ, हर चीज़ का 2 पहलू होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, क्या बोलूँ, कम पड़ जाएगा। और चलिए, लव यू टू ऑल।